नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा, राज्य भर में बनेंगे 100 एग्री स्मार्ट विलेज, वन अम्ब्रेला की नीति के तहत होगा किसानों का विकास। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर के त्रिकुट रोपवे हादसे पर सिंफर और बीआईटी मेसरा की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का दिया निर्देश। धनबाद में भू धसान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने लिया संज्ञान, जांच के लिए गठित की कमेटी, 30 अप्रैल तक मांगी गई रिपोर्ट। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में बेंगलुरु की जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर, शिवाजी दूसरे और मद्रास विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री बादल ने राज्य में 100 एग्री स्मार्ट विलेज बनाने की राज्य सरकार की घोषणा को दोहराया है। उन्होंने कहा कि विधायकों और सांसदों की अनुशंसा पर इन गांवों का चयन किया जाएगा और ये गांव वन अम्ब्रेला नीति के तहत विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट विलेज में कृषि से संबंधित सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। स्मार्ट विलेज की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कृषि मंत्री ने कल पत्रकारों से बातचीत में यह बातें कही। श्री बादल ने कहा कि कोविड काल के दौरान भी कृषि की विकास दर अच्छी रही है। कृषि के ग्रोथ रेट में 26% का उछाल आया है। इस बार 73.16 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। बादल ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य जीडीपी में कृषि की 20% हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है, जो वर्तमान में 14% है। किसानों को सशक्त करने के लिए 1313 करोड़ की राशि केसीसी के माध्यम से मुहैया कराई गई है। राज्य के सभी कृषक परिवार को बैंक से लोन मिल सके, इसके लिए बैंकों के साथ बैठक की जाएगी तथा प्रखंड स्तर पर बिरसा केसीसी ऋण मेला का आयोजन कर कृषकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा और भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आज से शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस मेले में 80 से अधिक निर्यात हिस्सा ले रहे हैं। एपीडा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों के निर्यातकों को महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप और बाजरा के निर्यातकों के लिए विशेष स्टॉल बनाए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत ने देवघर में त्रिकुट रोपवे के हादसे पर कल सुनवाई हुई। अदालत ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सिम्फर और बीआईटी मेसरा की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में सिम्फर और बीआईटी मेसरा के प्रतिवादी बनाया गया है। मामले में अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से घटना की जानकारी मांगी। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने पर अदालत को इसकी जानकारी दी जाएगी। अदालत ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि त्रिकुट रोपवे पर सिम्फर और बीआईटी मेसरा ने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी। सरकार ने दोनों संस्थाओं की रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा। अदालत ने कहा कि सरकार अपने स्तर से जांच कराने को स्वतंत्र है, लेकिन उसे इन दोनों संस्थानों की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लगाए गए हैं। 10 अप्रैल से 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। अभी तक इस आयु वर्ग के लोगों को 4,68,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। कल 2,483 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 1,970 लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या 15,636 है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री नारायण गुरु भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में अमूल्य योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि गुरु के जन्म के कारण केरल को पवित्र भूमि का दर्जा प्राप्त है। प्रधानमंत्री आज केरल में शिवगिरी तीर्थ क्षेत्र की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा
और समाज सेवा में श्री नारायण गुरु के जीवन और शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए शिवगिरी तीर्थ यात्रा एक माध्यम रहा है। इस अवसर पर उन्होंने नवती समारोह के लिए एक लोगो भी जारी किया। अगले एक साल के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों में नवती समारोह के उपलक्ष्य में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर, श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद और जनरल सेक्रेटरी स्वामी रितंभानंद भी मौजूद थे। वित्त मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि 143 वस्तुओं पर वस्तु और सेवा कर की दरें बढ़ाने के सुझाव के संबंध में राज्यों से जानकारी मांगी गई है। मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने खबर दी थी कि राज्यों से इस बारे में कुछ सूचना मांगी गई है। वित्त मंत्री ने इन खबरों को काल्पनिक बताया है। जीएसटी परिषद ने अपनी 45वीं बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाकर उन पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था। मंत्री समूह के सितंबर 2021 में बनने के तुरंत बाद उसके संदर्भ की शर्तों पर राज्यों के विचार मांगे गए थे। मंत्री समूह की रिपोर्ट अभी तक परिषद के पास विचार के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय कक्ष में होगी। इस बैठक में लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। इनमें से अधिकतर ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर पिछली बैठक के दौरान चर्चा नहीं हो सकी थी और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कैबिनेट की स्वीकृति जरूरी है। राज्यपाल के एडीसी के पद पर झारखंड कैडर के वर्ष 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी श्रीकांत सुरेश राव खोत्रे का चयन हो गया है। श्रीकांत सुरेश राव खोत्रे इससे पहले स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एससीआरबी के एसपी थे। राज्यपाल की सहमति के बाद उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय अपर सचिव निधि खरे ने लिंग निर्धारण की जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। सचिव कल राजधानी रांची के समाहरणालय में समीक्षा बैठक के दौरान एएनसी किट, मॉडल पीएससी और मॉडल सीएससी जैसी परियोजनाओं की सराहना की। उन्होंने आकांक्षी जिला रांची की समग्र प्रगति की समीक्षा कर विभिन्न मानकों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बैठक के दौरान उपायुक्त छवि रंजन और रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने रांची जिला में किए जा रहे कार्यों के बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी और कई नए कार्यों के क्रियान्वयन से भी अवगत कराया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने धनबाद में भू धसान की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी पूरे मामले की जांच कर एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। खान सुरक्षा महानिदेशक, डीजीएमएस, धनबाद उपायुक्त, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, जिला खनन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों की सदस्यता वाली एक कमेटी से एनजीटी ने 30 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है। 30 को ही इस मामले में अगली सुनवाई भी होगी। बताते चले कि ट्रिब्यूनल में धनबाद में भूधसान की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। गत 21 अप्रैल को भी धनबाद में डुमरी जोड़ में भूधसान की घटना हुई थी। इससे पहले भी धनबाद में कई जगहों पर ऐसे हादसे हो चुके हैं। इधर पलामू में ध्वजा पहाड़ के अवैध खनन मामले में भी एनजीटी में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय की मांग की है, जिससे ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में अब 9 मई को सुनवाई होगी। पलामू जिले में मलेरिया से रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देश को वर्ष 2030 तक मलेरिया से मुक्त करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मलेरिया पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक रणनीति बनाई है। डाल्टनगंज के सिविल सर्जन ने बताया कि सहिया भी मलेरिया के खिलाफ इस लड़ाई में कमान संभालेंगी। वे घर घर जाकर बुखार से पीड़ित लोगों के सैंपल लेकर किट या स्लाइड से मलेरिया की जांच करेंगी। जांच में संक्रमित पाए जाने वाले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर रोगी का इलाज कराएंगी। इसके लिए विभाग की ओर से सहिया को 90 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। सिविल सर्जन अनिल सिंह ने बताया कि मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 अप्रैल से विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम मलेरिया रोग के बोझ को कम करना और जीवन बचाने के लिए नवाचार का प्रयोग करना है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज से कक्षा 10 और कक्षा 12 की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। सत्र 2021-22 की ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में कराई जा रही है। ये परीक्षाएं इस वर्ष 15 जून को संपन्न हो जाएगी। पिछले वर्ष जुलाई में सीबीएसई ने कोविड महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण 2 सत्रों में बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला किया था। पहले सत्र की परीक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं। महामारी के कारण विद्यार्थियों को हुए शैक्षणिक नुकसान को देखते हुए बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लगभग सभी विषयों में 2 परीक्षाओं के बीच अधिक अंतर रखा है। इधर परीक्षा को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर के सभी केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं ली जा रही है। परीक्षा को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसका अनुपालन सभी छात्र छात्राओं को करना है। सभी विद्यार्थियों को कोविड-19 बचाव के नियम, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और तापमान जांच का पालन करना अनिवार्य है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का 35वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली मुख्यालय में दीक्षांत भाषण देंगे। रांची क्षेत्रीय केंद्र के मुख्य अतिथि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर क्षितिभूषण दास होंगे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। ट्रेन संख्या 12812 और 12811 हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस हटिया द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 29 अप्रैल से रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12812 हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 29 और 30 अप्रैल, 6, 7, 13, 14, 20 और 21 मई को हटिया से रद्द रहेंगी। वहीं ट्रेन संख्या 12811 लोकमान्य तिलक टर्मिनस हटिया द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 और 23 मई को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रद्द रहेगी। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल के दूसरे दिन कल बेंगलुरु स्थित जैन ग्लोबल विश्वविद्यालय 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर है। शिवाजी विश्वविद्यालय 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर और मद्रास विश्वविद्यालय 2 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन तक 17 विश्वविद्यालयों ने स्वर्ण पदक जीते हैं और 41 ने पदक तालिका में कोई न कोई पदक जीतकर नाम दर्ज करा लिया है। जैन विश्वविद्यालय तैराकी में 4 स्वर्ण पदक जीतने के कारण पदक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गया है। भारतीय कुश्ती संघ ने राष्ट्रीय अंडर 15 और जूनियर रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता 2022 के आयोजन की जिम्मेदारी झारखंड कुश्ती संघ को दी है। अगले 27 मई से 29 मई तक यह प्रतियोगिता खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों और खेल इकाइयों के 2000 से अधिक महिला और पुरुष पहलवान तथा 400 प्रशिक्षक और तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा, राज्य भर में बनेंगे 100 एग्री स्मार्ट विलेज, वन अम्ब्रेला की नीति के तहत होगा किसानों का विकास। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर के त्रिकुट रोपवे हादसे पर सिम्फर और बीआईटी मेसरा की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का दिया निर्देश। धनबाद में भूधसान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने लिया संज्ञान, जांच के लिए गठित की कमेटी, 30 अप्रैल तक मांगी गई रिपोर्ट। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में बेंगलुरु की जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर, शिवाजी दूसरे और मद्रास विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।